लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही भले ही एनडीए गठबंधन की सरकार सहयोगी दलों की मदद से बना रही हो, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बहुमत के आंकड़े को छू तक नहीं पाई, उसकी चर्चा खूब हो रही है। सियासी गलियारों में एक कहावत काफी पुरानी है कि दिल्ली के कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। केंद्र की कुर्सी के लिए यह बात फिट भी बैठती है, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत में यूपी का बड़ा योगदान था। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक यहां के पूरी ताकत झोंक दिए। इसके बाद 33 सीट पर ही सिमट गए। यूपी में ऐसी कई सीटें रही जहां बीजेपी का सबसे ज्यादा दबदबा था। इसके बाद भी सपा ने उसके गढ़ में सेंध लगा ली। बीजेपी की सबसे बड़ी शिकस्त तो अयोध्या मंडल में मिली है। अयोध्या में बने राम मंदिर का जिक्र कई बार किए जाने के बावजूद इसके लिए बीजेपी अयोध्या की सीट फैजाबाद हार गई। यहां सपा की जीत हुई। फैजाबाद के अलावा अयोध्या मंडल में शामिल बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी जैसे सीटों पर भी बीजेपी को हार मिली। पास की बस्ती श्रावस्ती सीट भी बीजेपी जीत नहीं सकी। वाराणसी लोकसभा सीट ने भी इस बार बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। यहां से भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज किए हो, लेकिन इनकी जीत का मार्जिन काफी घटा है। 2014 में 56.37% था, 2019 में 63.60%, लेकिन इस बार 54.24% वोट ही हासिल हो सका। और इसी की तुलना को लेकर कहा जा रहा है कि शुरुआती चरणों में वह कांग्रेस की अजय राज से काफी पीछे रह गए हैं। सिर्फ वाराणसी ही प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अब 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से जीत दर्ज जरूर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को काफी वोटों के अंतर से हराया है। प्रधानमंत्री मोदी को 6,12,970 वोट मिले, जबकि अजय राय को 4,60,557 वोट मिले। लेकिन ये मार्जिन 2014 और 2019 की तुलना में काफी कम है। काउंटिंग के बाद से ही इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माने जाने वाला वाराणसी में पार्टी के सबसे बड़े व्यक्ति के जीत का मार्जिन आखिर 4-5 लाख तक क्यों नहीं रहा। वाराणसी में भले ही प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाए, लेकिन जनता का उत्साह उतना देखने लायक नहीं रहा, क्योंकि वाराणसी में ही अकेले बीजेपी के 8 विधायक, 3 मंत्री, 3 एमएलए और पार्टी से एक मेयर सत्ता में काबिज है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी पिछले सभी चुनाव से ज्यादा वोट नहीं ला सके, काफी कम मार्जिन से चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे निराशा की बात यह भी है कि इस बार न सिर्फ उनकी सीटें कम हुई है, बल्कि उसका वोट शेयर भी घटा है। बीजेपी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 62 सीट जीती थी, वहीं इसका वोट परसेंटेज 49.97% था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 33 सीटें जीती और उसका वोट परसेंट 41.39% है। वोट शेयर में करीब 7.9% की गिरावट आई है। एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए तैयार है। 2024 में 293 सीटों के साथ और इंडिया को 234 सीटें मिली है। पर सबका सवाल बस एक है कि देश में इतनी बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के जीत का वोट मार्जिन इतना कम क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सबका साथ चाहिए, क्योंकि 2014 और 2019 में तो बीजेपी के पास बहुमत की 272 से ज्यादा सीट थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 240 सीटें ही मिली। तीसरी बार एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी को जिन 2 पार्टियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसमें तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ हैं नीतीश कुमार जेडीयू से। इन दोनों पार्टियों के पास 28 सांसद हैं और 5 साल तक एनडीए को सरकार बनाए रखने के लिए इनका साथ जरूरी है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए सरकार में कई अहम पद भी चाहती है। नीतीश कुमार ने जहां 4 सांसदों पर 1 मंत्री का फार्मूला बताया है, तो वहीं पर टीडीपी ने सड़क परिवहन, स्वास्थ्य और कृषि जैसे मंत्रालय की मांग की है। इसके साथ ही टीडीपी की नजर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर भी है। बताया जा रहा है कि टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद भी मांग रही है। इससे पहले वाजपेयी सरकार में भी टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी के दिवंगत नेता जीएमसी बाल योगी लोकसभा के अध्यक्ष थे। टीडीपी एक बार फिर से एनडीए में अहम भूमिका में आई है और उसकी नजर स्पीकर की कुर्सी पर अटक गई है। लोकसभा स्पीकर का पद
संवैधानिक पद होता है। सदन का सबसे प्रमुख व्यक्ति स्पीकर ही होता है। सदन में स्पीकर की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। स्पीकर को सदन की मर्यादा और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सदन को स्थगित कर सकते हैं या फिर निलंबित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले सांसदों को भी स्पीकर निलंबित कर सकते हैं। पाला बदलने वाले सदस्यों की अयोग्यता पर भी स्पीकर दल बदल कानून के तहत फैसला करते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की दावेदारी तो दूसरी तरफ स्पीकर पद को लेकर दावा। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आने वाले कितने सालों तक एनडीए अपने सहयोगी दलों के सहारे सरकार चलाने में सक्षम रहती है या फिर बीच में कुछ नया खेल हो जाता है, क्योंकि कई सीटों पर वोटों की मार्जिन काफी कम है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।